गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मेरे साथ जुड़िए और आज आप सब मिलकर मैथ्स के 25 प्रश्नों का अभ्यास करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। इन प्रश्नों का आप तमाम बच्चे बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बच्चों कि x का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ उस x में क्या जोड़ा जाए जिससे योगफल 1.1 आ जाए। तो प्यारे बच्चों, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग खुद से सवाल को बनाइए, क्योंकि जब आप सवाल को बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर में विश्वास जगेगा, कॉन्फिडेंस जगेगा। इसलिए हर सवाल को पहले खुद से अटैम्प्ट लीजिए और जब ना बने तब मेरे सॉल्यूशन को आप विजिट करिए। और ऐसे सवाल को बनाने के लिए बच्चों कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। एकदम आराम से बनाओ, है ना। हर किसी को जोड़ घटाव आता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये आपके कंसंट्रेशन का चेक करता है कि आप में कितना कंसंट्रेशन है। चलिए देखिए क्या कर रहा है। यदि x इज इक्वल टू इतना इतना और तो x में क्या जोड़ा जाए जिससे योगफल इतना हो जाए। तो सबसे पहले बच्चों x का वैल्यू पता करना होगा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, x का वैल्यू पता करना होगा। चलिए तो x का मान देखा जाए क्या है, 1.011। फिर इसके बाद है बच्चों 10.11। तो आपको पता होना चाहिए दशमलव वाले सवाल में दशमलव वाले संख्या को आप कैसे जोड़ते हैं। तो सभी का दशमलव एक जगह पे होना चाहिए, एक सीधी रेखा में सभी संख्या का दशमलव होना चाहिए। पहले इस तरीके से आराम से आप अरेंज करो, 1.011। अब है 10.11। तो दशमलव तो एकदम सभी का एक सीध में होना चाहिए, 10.11। जितना प्लस वाला है बच्चों, प्लस वाले को पहले एक साथ जोड़ लीजिए। फिर प्लस है 0.1011। राइट बच्चों। अब इसको हम लोग आइए जोड़ते हैं। तो यहाँ एक और एक मिलके 2, एक और एक मिलके 2, एक और एक मिलके 2, फिर पॉइंट और यहाँ एक और यहाँ 11.222। राइट। अब इसमें से माइनस करना है किसको हम लोग को बच्चों, इसे माइनस करना है। इसमें से 12.101 को हम लोग क्या करते हैं, घटाने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, क्या घटाना है हम लोग को, 12.101। तो यही लिखते हैं, चूँकि जब भी घटाते हैं तो बड़े में छोटे को घटाना होता है बच्चों। तो ऊपर थोड़ा लिख लेते हैं 12.101, 12.101। राइट। और आगे जब कुछ ना हो बच्चों तो एक जीरो लगा देते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए इसमें से इसको घटाते हैं। तो 10 में से 1 गया बच्चों कितना, 9। यहाँ बचा 0, तो 10 में 2 गया बच्चों कितना, 8। और यहाँ 9 बचा, 9 में 2 गया कितना, 7। और यहाँ बच्चों 0, 10 में 2 गया 8। राइट। यहाँ 1 में 1 गया बच्चों 0, यानी कैंसिल, और ये भी कैंसिल। यानी घटाने के बाद हमें मिला 0.8789। लेकिन गौर करना बच्चों, ये नेगेटिव में आएगा, क्योंकि जब आपने इस तीनों को जोड़ा तो इस तीनों का योगफल आपको क्या मिला था, ये मिला था योगफल, है ना, ये मिला था। और इसमें से जिसको घटाना है वो बड़ा नंबर है। तो जब छोटे में बड़े को घटाते हैं तो नेगेटिव चिन्ह आता है, ये पता होना चाहिए। इसका चिन्ह क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यानी बच्चों गौर करो तो x का मान फाइनली आपको क्या मिला, 0.8789। और ये किस में, माइनस में आ रहा है। किस में आ रहा है बच्चों, माइनस में आ रहा है। ठीक है। अब इसी x में उसने कहा कि क्या जोड़ दिया जाए कि योगफल हो जाए 1.1। आप सोचो, इसमें कहा क्या जोड़ दिया जाए, तो आप कहिए y जोड़ दिया जाए जिससे ये योगफल क्या हो जाए, 1.1 हो जाए। तो बच्चों y का मान जब निकालोगे तो ये 1.1 और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब इतना प्लस इतना का ही तो वैल्यू y का मान हो जाएगा। तो आप जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे बच्चों 1.1 में आप जोड़ेंगे 0.8789, तो बच्चों आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है 1.9789। बच्चों ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 1.9789, यानी ऑप्शन ए। तो प्यारे बच्चों, जब आप आराम से इस तरीके के सवाल को बनाओगे, है ना, कंसंट्रेशन के साथ आप जोड़िए, घटाइए,
क्या कह रहा है उस पर फोकस करिए, तो कंप्लीट आप ऐसे सवाल में 1 नंबर तो जरूर लाएंगे बच्चों, कोई नहीं ले जा सकता। और यदि यहीं पर मुझे विश्वास है आप थोड़ा भी कंसंट्रेशन लूज करेंगे तो पक्का ये सवाल आपका गलत होगा, ये तय। राइट बच्चों, सवाल आसान है लेकिन कंसंट्रेशन का डिमांड ही इतना है कि यदि उस पर आप खड़े नहीं उतरिएगा तो ये सवाल आपका पक्का गलत होना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल बच्चों देखो क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो वेरी सिंपल बच्चों, 175 में 25 घटेगा तो बच्चों 150 आ जाएगा, गुड। प्लस रूट अंडर 25 का वैल्यू कितना बच्चों 5, माइनस 10 गुणा 6 यानी 60, माइनस 150 प्लस 5 यानी 155, 155 में बच्चों 60 घटा लो तो कितना आने वाला है आपका 5 यानी 95। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बच्चों सी होना चाहिए। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों सभी सवाल को आप लोग लगातार बनाते चलिए और पहला प्रयास मैं बार बार कर रहा हूँ, खुद से करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर देखो, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का ही सवाल है बच्चों, पावर का घात का सवाल है, इंडिसेस का सवाल है, इसे आप बनाने की कोशिश करिए। बच्चों देखो, सबसे पहले देखा जाए तो लेफ्ट साइड जो संख्या लिखा गया है उस पर फोकस करिए और राइट साइड जो नंबर है वो आपका सिर्फ 2 है और उस पर पावर पूछ रहा है क्या होना चाहिए। यानी लेफ्ट साइड को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसको हर हाल में आपको किसके पावर के रूप में सजाना पड़ेगा? तो 2 के पावर के रूप में सजाना पड़ेगा। और जब आप 2 के पावर के रूप में सजा देंगे तो आपका आंसर तैयार। चलिए पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं कि लेफ्ट साइड का आखिर वैल्यू क्या हो सकता है। बच्चों एक चीज़ और भी मैं बताने की कोशिश करूँगा, जरा गौर ध्यान से सुनना। जैसे बच्चों 64 पे पावर यदि हम लिखते हैं 1/3, तो 1/3 का मतलब हुआ कि 64 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट। या फिर आप ऐसे सोचो ये 64 किस संख्या को 3 बार गुणा करने से मिलेगा? तो आप कहेंगे 4 पे पावर 3, 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपको ये मिलेगा। और उसमें फिर से पावर 1/3। और आप जानते हैं कि पावर पे पावर हो तो दोनों पावर गुणा होता है। जब दोनों गुणा होगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 4। तो बच्चों जब कभी भी पावर 1/3, 1/3 का मतलब हुआ क्यूब रूट, 1/2 का मतलब हुआ बच्चों स्क्वायर रूट, 1/4 रहेगा तो उसका मतलब हो गया 4th रूट। राइट, 1/2 रहे पावर के रूप में तो आपको सोचना है कि जिस संख्या पे पावर 1/2 होगा, राइट बच्चों, तो आपको संख्या के बारे में सोचना है कि उसका क्या पूछ रहा है। यानी आपको पता करना है कि वो किस संख्या का स्क्वायर होगा। 1/3 रहेगा तो आपको सोचना है कि किस संख्या का क्यूब होगा, वही आंसर हो जाएगा। जैसे ये 64 है, 64 किस संख्या का क्यूब है? तो 4 का, तो आंसर 4 हो जाएगा। यदि 16 पे पावर बच्चों 1/2 है तो आपको ये सोचना है कि ये 16 किस संख्या का स्क्वायर? 2 है तो स्क्वायर सोचना है, 3 है तो क्यूब सोचना है, पावर 4 होगा तो 4 सोचना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 4। मुझे उम्मीद है कि आप शायद ये समझ गए। तो बच्चों अब जरा इस सवाल पे गौर करो और बहुत आसानी से आप सवाल को बना पाएंगे। 256 पे पावर 1/2 है। आप ये दिमाग लगाओ कि किसका स्क्वायर करने से 256 होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए 16 का स्क्वायर होता है 256, यानी इसका वैल्यू कितना मिल गया हमें? 16 मिल गया। कितना मिल गया बच्चों? 16। 4 का क्यूब आप जानते हो बच्चों कितना होता है? 4 का क्यूब। अच्छा, हमें क्या करना है बच्चों? फाइनली 2 के बेस के रूप में लाना है। ध्यान दीजिए राइट साइड, तो राइट साइड में जो नंबर है वो 2 का समथिंग पावर है और वही पूछ रहा है आपसे। तो आपको भी कोशिश करना चाहिए कि ये सारे नंबर को 2 के रूप में ट्रांसफर करें। तो करते हैं बच्चों, 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे और उस पर फिर से पावर है तो ये 2 पे पावर 2 तिया 6 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर। जैसे देखो 4 को आपने 2 का स्क्वायर लिखा, उस पर पावर 3 है, और जब पावर पे पावर होता है तो दोनों पावर गुणा होते हैं, 2 तिया 6 बन जाएगा। तो 16 गुणा आप उसे लिख सकते हो 2 पे पावर 6। 2 पे पावर कितना बच्चों? 6। फिर मल्टीप्लाई 216 पे पावर 1/3। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ कि किस संख्या को 3 बार गुणा करने से 216 होगा? तो आपको पता होना चाहिए 6 का क्यूब होता है 216। बच्चों 1 से लेके यदि आप कम से कम यदि 20 तक भी क्यूब रूट याद किए हैं, है ना, तो बहुत काम आएगा कैलकुलेशन में। तो 1 से 20 तक का क्यूब तो हर हाल में याद रखिए, और 1 से 50 तक का स्क्वायर तो एकदम तटस्थ रखिए बच्चों, बहुत काम आएगा।
आप अन्य बच्चों से ज़रूर फास्ट हो जाए। तो 6 का क्यूब करने से 216 मिलता है, तो बच्चों उसका वैल्यू क्या मिलेगा, हमें 6 मिल जाएगा, राइट। फिर भागा है, भागा 48 है, तो भागा 48 मतलब बटे 48, राइट बच्चों, 48 से भाग लगा देना, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए, तो 6 8 कितना हो जाएगा बच्चों 48, और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। यहाँ 2 गुणा 2 पर पावर 6, यानी 2 पर पावर कितना हो गया 7, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 6, जब बेस समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो पावर जुटता है बच्चों, राइट। 6 और 1 मिलकर कितना हो गया 7, तो निश्चित रूप से 2 का पावर क्या जा रहा है, तो 2 का पावर जा रहा है आपका 7, राइट बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे बिल्कुल ही समझ पा रहे होंगे बच्चों, एकदम आराम से तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। आप कंसंट्रेट होकर यदि वीडियो को देखिएगा तो मुझे यकीन है आप जरूर समझें, ठीक है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चौथा नंबर क्या कह रहा है बच्चों। एक कक्षा में 28 छात्रों की औसत आयु 15 है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दें तो औसत 1 से बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु क्या है। प्यारे बच्चों, 28 छात्र का औसत जो दिया था वो औसत कितना था, तो आप कहेंगे 15 था, यानी हर छात्र वहां पर 15 15 15 15 का, राइट। एक अध्यापक जो शामिल हुआ, एक शिक्षक जो शामिल हुआ, यदि वो भी 15 का ही होता तब भी तो सब 15 15 15 15 का ही होता, तब भी तो सब 15 15 का ही होता। लेकिन यदि 15 से ज़्यादा उम्र लेकर आएगा तो सभी का औसत बढ़ा देगा, क्योंकि औसत का मतलब होता है सभी को बराबर बराबर करना। तो ज़्यादा लाएगा तो फिर जितना ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा वाला हिस्सा सभी में बराबर बराबर बांटेगा। और देखिए, जैसे शिक्षक को शामिल किया तो औसत 1 बढ़ गया। इसका मतलब यह स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षक 15 का नहीं, 15 से अधिक का होगा बच्चों। शिक्षक क्या होगा, 15 से अधिक का होगा। कितना अधिक होगा वो पता करिए। टोटल पहले से 28 छात्र था, एक शिक्षक शामिल हो गया तो हो गया 28 + 1 यानी 29, और इस सभी में एक एक वृद्धि किया तो कुल वृद्धि हुआ 29 × 1, यानी उस अध्यापक का, उस शिक्षक का 15 से कितना ज़्यादा होगा, तो 15 से 29 ही ज़्यादा होगा बच्चों। दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको कितना आ रहा है बच्चों, 44। यानी जो शिक्षक है वो कितने साल का होगा, तो शिक्षक होगा आपका 44 वर्ष का, राइट बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखो क्या कह रहा है। किसी धनराशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 15,950 है। यदि ब्याज दर में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो उसी अवधि में यह धनराशि 16,820 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। बच्चों सबसे पहले ध्यान से सुनो, इस सवाल में कुछ त्रुटि है। वो त्रुटि क्या है बच्चों, ये साधारण ब्याज नहीं बल्कि बच्चों ये मिश्र धन है। इसको क्या समझना, मिश्र धन समझना। ये ब्याज गलत वर्ड लिखा गया है, ब्याज नहीं है, ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन है। ये बात, बस इतनी सी गलती है सवाल में बच्चों। अब उसके बाद आप बनाने की कोशिश करो। ये 2 साल का साधारण ब्याज की दर से क्या दिया हुआ है, मिश्र दिया हुआ है। कहता है यदि ब्याज दर में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो उसी अवधि में यह धनराशि 16,820 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर क्या थी। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों, इसने कहा दर में यदि 60% की वृद्धि कर दी जाए। 60% वृद्धि करने का मतलब बच्चों आप समझते हो, 60% वृद्धि करने का मतलब हुआ कि पहले रेट यदि 100 था तो अब रेट कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, राइट बच्चों। 0 से 0 कटा दो, 2 × 10, 2 × 8 16, राइट बच्चों। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि पहले यदि दर 5 था तो अब दर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपने पहले का दर और वर्तमान दर का रेशियो पता कर लिया, राइट बच्चों। यदि 5 का दर लेते हैं, यदि 5 का दर लेते हैं बच्चों, 5 का दर, तो 2 साल में 5 की दर से ब्याज कितना बनेगा, 5 दूनी 10। कितना बन जाएगा बच्चों, 5 दूनी 10। 8 की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, 8 दूनी 16। तो जब 5 था तो ब्याज बना 10, और जब 8 का रेट लिए तो 2 साल में ब्याज बन गया 16। दोनों के बीच अंतर कितने का, तो आप कहेंगे ब्याज में अंतर हो रहा है 6 का। इसको ऐसे भी सोचिए,
उस तरीके से ना सोच के ऐसे ही सोचिए कि 5 से जब 8 किए तो रेट कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 3 बढ़ा। तो 3 बढ़ा तो 2 साल में 3 दूनी 6% बढ़ गया होगा। कितना बढ़ा होगा? 6%। तो बच्चों ब्याज में, रेशियो में कितने का फर्क हो गया 2 साल में? 6 का। और जरा संख्या में पता करो तो ये 2 साल का पहले का ब्याज था शुरुआत वाले रेट से, मतलब मिसधन, और ये बच्चों बाद वाला जब रेट बढ़ गया तब का मिसधन है। तो इसमें जो वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि तो ब्याज ही हो रहा है। तो कितने का वृद्धि हुआ बच्चों? इस दोनों को जरा घटाइए। तो 16,820 में आप माइनस कर लो 15,950, 15,950, ये 0, 12 में 5 गया 7, बच्चों यहाँ 7, 17 में 9 गया 8, और ये कैसे, यानी ब्याज हम देख रहे हैं कि कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है 870। ये किस वजह से? यही 6 की वजह से। तो रेशियो में ब्याज बढ़ा 6 और रुपया में बढ़ा बच्चों कितना? 870। राइट बच्चों, 6 का वैल्यू आपने कितना पता कर लिया? 870। अब बच्चों यदि हमें दर पूछ रहा है, हम लोग यहाँ से मूलधन पता करना चाहेंगे। क्या पता करना चाहेंगे बच्चों? मूलधन। तो आप बताओ, ये जो है बच्चों, ये जो है ये कितने साल का है? 2 साल का है। कब? जब रेट 5 था। कब? जब रेट 5 था। तो इसमें 2 साल का ब्याज जुटा होगा। यदि ये 2 साल का मिसधन है तो इसमें 2 साल का तो ब्याज जुटा होगा। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा बच्चों? तो 5 की दर से 5 दूनी 10। रेशियो में कितना ब्याज हो रहा होगा? तो रेशियो में आप कहेंगे 10 ब्याज बन रहा होगा। तो क्या 10 का मान नहीं पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं बच्चों। 6 से ये कटेगा, जरा देखो तो 6 इकाई 6, 2 6 चौकी 24, 3 6 25 30। तो 1 का मान 145, तो 10 का मान बच्चों हो गया 1450। राइट, यानी आपने 2 साल का 2 साल का ब्याज पता कर लिया, क्योंकि ब्याज तो बच्चों रेशियो में 10 ही बन रहा है ना। ये 2 साल का आपने ब्याज पता कर लिया। और आप जानते हैं कि ये 2 साल का मिसधन है। 2 साल के मिसधन में यदि 2 साल का ब्याज घटा देंगे तो मूलधन पता चल जाएगा। तो बच्चों 15,950 में 1450 को घटाते हैं। 15,950, 15 हम यही लिख लेते हैं बच्चों। 15,950 में आप 1450 को घटाओगे 0 0, यानी बच्चों आपको क्या मिला? 14,500। यानी आपने यहाँ से मूलधन पता कर लिया 14,500। बच्चों आप आसानी से अब दर बता सकते हो। दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ब्याज आप 2 साल का लीजिए, ये 1 साल का लीजिए। तो बच्चों यहाँ आपको 2 साल का ही ब्याज दिख रहा है। ये जो 1450 है ये तो 2 साल का ब्याज है, तो 2 साल का ब्याज ले लीजिए। 1450 ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन। मूलधन आपने ये पता किया 14,500, 14,500 ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। और ये समय, ये जो ब्याज आपने लिए कितने साल का? 2 साल का। तो ब्याज यहाँ समय यहाँ 2 डाल दीजिए। अब इसको सॉल्व करो बच्चों। 00 से 00 काट दीजिए। 145 से 10 बार में कट गया और 2 से कटा दो बच्चों 5 बार में। तो कन्फर्म आंसर आपका क्या आ गया? 5%। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है। मुझे उम्मीद है कि शायद आप सभी समझ गए। ठीक है बच्चों, चलो अगला सवाल लेते हैं। 2 बर्तनों में दूध और पानी है जिन्हें क्रमशः 3:5 और 5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए मिलाए जाने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के सवाल को एकदम ध्यान से समझो कि कैसे बनाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे गौर करना बच्चों। पहला मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो ये है और दूसरे में ये है, और दोनों से कहता है किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण का रेशियो बन जाए 3:4। ऐसे सवाल में क्या करो बच्चों, जब रेशियो और रेशियो ही दिया हुआ रहे तब इस केस में क्या करिए, आप दोनों में से किसी एक चीज़ को पकड़िए, या तो दूध को पकड़िए या तो पानी को पकड़िए। राइट, जब आप दूध को पकड़ेंगे बच्चों तो देखो, दूध मैं पूछूं कि यहाँ कितना है तो आपका जवाब होना चाहिए 3/8। 3 नहीं बोलेंगे बच्चों, रेशियो में एग्जैक्ट 3 लीटर थोड़ी दूध है जो 3 बोल रहे हैं, नहीं, रेशियो में दिया हुआ है तो आप उसको भाग में बोल सकते हैं। किसे बोल सकते हैं? भाग में बोल सकते हैं। तो यहाँ दूध कितना है बच्चों, तो आप कहेंगे 3, और नीचे हमेशा टोटल कर लेना, टोटल कितना 8। तो यहाँ दूध कितना 3/8। यदि मैं यहाँ पूछता पानी कितना, तो पानी होता 5/8। पानी कितना होता 5/8। राइट बच्चों, दोनों में से कोई भी एक चीज़ पकड़ना, या तो दूध या तो पानी। लेकिन दूध लेके चलोगे तो हर जगह दूध की ही मात्रा लेके चलना, और यदि पानी लेके चलोगे तो हर जगह पानी की ही मात्रा लेके चलना। राइट बच्चों,
तो पहले मिश्रण में दूध 3/8, दूसरे में कितना है तो आप कहेंगे 5/8, दूसरे में कितना है 5/8, और मिश्रण में दूध कितना है तो आप कहेंगे 3/7, मिश्रण में कितना 3/7। और बच्चों इस तरीके से लिख के ऐसे क्रॉस घटा देना, इस दोनों के अंतर को यहाँ लिखना और इस दोनों के अंतर को यहाँ लिखना। राइट बच्चों, चलो घटाते हैं। बड़े में छोटे घटाना, लेकिन बड़ा और छोटा पहचानने में समय नहीं बिताना बच्चों, सीधा घटाओ, निगेटिव आ जाए तो निगेटिव को हटा दो। निगेटिव इसलिए आए क्योंकि छोटे में बड़े घटा दिए, जबकि घटाना था बड़े में छोटे। ठीक है, फास्ट करने के लिए बच्चों 8 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 56। 7 से भाग लगाओगे 7 8 8 तिया कितना हो जाएगा 24। 8 से भाग लगाओगे 8 7 7 कितना हो जाएगा 21। 24 -1। अब इस दोनों को घटाना है बच्चों, भिन्न को घटाने आता ही होगा आप लोगों को। राइट, तो 8 और 7 का एलसीएम फिर से कितना हो जाएगा बच्चों 56। ठीक है, और 3 से 7 8 56 8 तिया कितना हो जाएगा 24। और बच्चों 8 7 7 5 कितना 8 7 56 और 7 5 35। बच्चों ये 56 से 56 तो कट ही जाएगा, 56 से 56 तो कट ही जाएगा ना। राइट बच्चों, दोनों का रेशियो लेना है। लास्ट में इस दोनों का हम लोग क्या ले रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं। रेशियो में जो भी कॉमन चीज़ होगा उसको कटा देना। तो 56 से 56 कटा, 35 और 24 का अंतर बच्चों कितना, तो आप कहेंगे 11। कितना 11, और यहाँ कितना, यहाँ बच्चों कितना आ रहा है 3। कितना आ रहा है 3। तो बच्चों आप बताओ इसका आंसर, यहाँ देखो निगेटिव आ रहा है, तो मैंने कहा ना निगेटिव आ जाए तो हटा देना। ठीक है, तो यहाँ आंसर फाइनली क्या बचा 11:3। राइट बच्चों, यानी आंसर क्या होना चाहिए 11:3। ओके बच्चों, तो शायद मुझे यकीन है कि आप सभी जरूर सवाल को समझ रहे हो। बच्चों बस मेहनत करो, है ना। एक बार मेहनत कर दोगे, एक बार समझ जाओगे और उस पर लगातार अभ्यास करते रहोगे ना, फिर मैथ पे पकड़ हो जाएगा। और बच्चों मैथ पे पकड़ होगा तो रीजनिंग पे पकड़ हो जाएगा, फिर आपके लिए एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाएगा, है ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बानी ने इतने रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया और 5 महीने बाद संदीप व्यवसाय में शामिल हो गया। 1 वर्ष के बाद बानी और संदीप के बीच का लाभ का अनुपात 11/14 है। संदीप द्वारा निवेश की गई राशि क्या है। बच्चों सवाल बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा। और इस सवाल में बच्चों थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि देखते हैं पहले कैसे सवाल बनता है। और ये सवाल किस चैप्टर का है बच्चों, तो पार्टनरशिप का सवाल है। किसका है, पार्टनरशिप। देखो बानी नाम के एक आदमी है जिसने कितना रुपया इन्वेस्ट किया 5500 और एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने के बाद संदीप व्यवसाय में शामिल हो, 5 महीने और 1 वर्ष का ही बिजनेस चला, 1 वर्ष का ही बिजनेस चला है। और बानी और संदीप ने अपने बीच लाभ का बंटवारा किया किस रेशियो में 11/14 का अनुपात में। कहता संदीप ने कितना निवेश किया। तो बच्चों देखो बानी ने कितना निवेश किया 55,000 और 1 साल का बिजनेस चला। तो बीच में जब कोई शुरुआत से ना लगा हो बिजनेस में, कोई बीच में आ जाए, है ना, तो आप टाइम को महीना में कन्वर्ट कर लिया करें। तो 1 साल का बिजनेस हुआ, इसका मतलब इसका यह रुपया कितने महीने तक लगा रहा, 12 महीने तक। और बच्चों पूंजी को समय के साथ गुणा करिएगा तो उसका टोटल पूंजी निकला 1 साल का 5,000 रुपया। कितने महीने तक, 12 महीने तक, हमेशा दोनों को गुणा करिएगा। तो ये बानी की टोटल पूंजी हुई 1 साल की। अब आपको पूछा गया है कि संदीप ने कितना पूंजी निवेश किया, तो मान लीजिए कि संदीप ने X रुपया लगाया, लेकिन बच्चों वो कितने महीने के बाद आया था, 5 महीने के बाद आया था। तो आप ही बताओ 1 साल में वो कितने महीने तक व्यापार में लगा रहा, तो 1 महीने में वो 1 साल में वो 7 महीने तक व्यापार में लगा रहा हो। तो इसका X पूंजी कितने महीने तक, 7 महीने तक। ऊपर वाला बानी की पूंजी, नीचे वाला संदीप की पूंजी। और बच्चों जो पूंजी का रेशियो होता है वही लाभ का रेशियो होगा। जो जितना जितना पूंजी लगाएगा उसी हिसाब से तो लाभ लेगा ना। तो पूंजी का रेशियो बराबर क्या होता है बच्चों, लाभ का रेशियो। और दोनों के लाभ का रेशियो दिया हुआ है 11/14, यानी 11/14। दोनों को आपस में क्या करिए, बराबर कर दीजिए। इसको सॉल्व करिए और x का मान निकाल लीजिए। वेरी सिंपल। 7 दूनी बच्चों कितना 14, राइट। 11 से कट जाएगा बच्चों 5 बार में, 11 × 5 = 55, 12 × 5 = 60, 60 दूनी 120, 120 पे जो 0 होगा उसको गिन के आप बैठा दीजिए, यानी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, C, राइट। मुझे उम्मीद है बच्चों आप शायद समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक दुकानदार के लिए वस्तुओं का अंकित मूल्य X था
वह उन पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, अंततः वह वस्तुओं को 30% की छूट पर बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। बच्चों इस सवाल में गौर करो। इस सवाल में क्या हुआ कि एक आदमी ने जितने में खरीदा उससे दाम बढ़ा के रखा और बढ़ा के रखने के बाद फिर बढ़े हुए दाम पर डिस्काउंट दिया, तो पूछता है बताइए उसको लाभ हुआ या हानि हुआ। जैसे आप लोग मार्केट में किताब खरीदने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जो उस किताब पे प्राइस लिखा रहता है, अंकित मूल्य, उस मूल्य पर आपको किताब नहीं देता है, आपको दुकानदार को छूट देता है। तो क्या लगता है कि दुकानदार घाटा में बेच देता है बच्चों? ऐसी बात नहीं। होता क्या है कि जितने में खरीदता है उससे ज़्यादा मूल्य अंकित कर देता है, फिर उस पर डिस्काउंट लगाता है, फिर भी लाभ में ही रहता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, है ना। अंकित मूल्य x था, वह उन पर क्रय मूल्य से जितने में खरीदा उससे 20% बढ़ा के अंकित कर दिया और फिर बेचते समय क्या हुआ, 30% की छूट दिया। कहता है बताओ उसे हानि या लाभ। बच्चों ऐसे सवाल को सीधा ए बी फार्मूला से बनाया करो। ए बी फार्मूला क्या होता है? तो ए बी फार्मूला होता है a + b + a गुणा b/100। जब कभी भी किसी भी संख्या में किसी भी मूल्य में लगातार 2 बार प्रतिशत परिवर्तन हो रहा हो तो ऐसे सवाल में कुल कितना परिवर्तन हुआ प्रतिशत में पता करने के लिए ए बी फार्मूला का यूज़ किया जाता है बच्चों। तो आप भी यूज़ कर लो। वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह का यूज़ करना, कमी के लिए माइनस चिन्ह। यहाँ पे जब छूट दे तो छूट मतलब नेगेटिव, माइनस समझ जाना। बढ़ाया तो 20 बढ़ाया यानी +20, फिर 30 घटा दिया -30, और यहाँ का चिन्ह प्लस गुना माइनस, दैट इज माइनस। माइनस a गुना b 20 गुना 30/100। राइट बच्चों, 00 से 00 कटाओ। 20 - 30 दैट इज -10 और -6 यानी -16। -16 का मतलब हुआ वो फायदा में नहीं घाटा में चला गया, यानी 16% को उसको क्या हो गया बच्चों, हानि हो गया। राइट बच्चों, मुझे उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप सवाल को समझ रहे हैं।